सबसे पहले आज आपको दिखाते हैं गरीबी और भूख के डर से पैदा हुआ वो दर्द जिसके चलते एक बार फिर हजारों मजबूर तपती धूप में पलायन को मजबूर हो गए हैं। पलायन का यह सिलसिला गुजरात से शुरू हुआ था और अब मुंबई और दिल्ली तक भी पहुंच गया है। छोटे काम धंधे करने वाले मजदूर लॉकडाउन के डर से अब अपने गांव की तरफ निकल चले हैं। किसी के सर पर कपड़े लत्तों की गठरियां हैं, महिलाओं की गोद में छोटे बच्चे हैं, लंबी लंबी कतारें हैं और सबकी बस एक ही दुआ है, बस ट्रेन या टिकट मिल जाए बस का और कैसे भी करके अपने घर पहुंच जाए। इन चेहरों पर डर के निशान हैं। इन आंखों में आने वाले कल की फिक्र है। पांव में छाले पड़ गए हैं। लेकिन मजबूरी है कि कदम रुकने नहीं देती। बेरोजगारी है और हम लोग खाएंगे क्या, इसीलिए हम लोग गांव जा रहे हैं। अपने पैसा नहीं मिले ना खाने को मिलेगा। रूम का भाड़ा किधर से हम लोग लाएंगे और खाने के लिए पैसा कहाँ पाएंगे। पैसा पूरा फंसा हुआ है, वो छोड़ के जा रहे हैं। देश का कोरोना मीटर 1 लाख के पार गया। दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े मेट्रो दोबारा वायरस की चपेट में आए तो अचानक गरीबों और मजदूरों का दिल दहल उठा और शहर शहर शुरू हो गया पलायन। सबसे ज्यादा पलायन मुंबई में नजर आए। मुंबई में गुरुवार सुबह से रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के आगे लोगों की लाइन लगनी शुरू हो गई। हर कोई मंजिल तक पहुंचने के लिए टिकट का इंतजार कर रहा था। कुछ ऐसे ही हालात दिल्ली के भी थे, जहां पूर्वी यूपी और बिहार से आए लोग अपने घरों को लौटने की राह तक रहे थे। एनसीआर के गाजियाबाद में भी मजदूरों का गांव लौटने का सिलसिला शुरू हो गया। काम धंधा खत्म होने का डर, पेट की भूख का दर्द। इस भीड़ में मौजूद किसी भी शख्स से बात करें तो ये दर्द छलक कर जुबान पर आ ही जाता है। पिछली दफा तो पहले से कुछ कमाए थे तो वो था हम लोगों के पास जो खर्च किए। इस दफा कुछ है नहीं, फिर जो पूरे तो 1 साल से लॉकडाउन के मारे सब लोग। पगार तो मिल रहा है लेकिन काम ही बंद है, माल मटेरियल नहीं मिल रहा है। इसके लिए मटेरियल सब मिल ही नहीं रहा है। काम कितना दिन चलेगा, 2-3 दिन में बंदी हो जाने वाला है। इसके लिए गाँव जा रहे हैं हम लोग भी। पे लॉकडाउन की वजह से पैसा नहीं मिले ना खाने को मिलेगा। अभी बाद में हम लोग भी देखे, अभी भी वही होगा, इसलिए पहले ही जा रहे हैं हम लोग। लॉकडाउन लगा नहीं तो फिर डर क्यों? दिल्ली में सिर्फ नाइट कर्फ्यू है तो फिर रोजी रोटी बंद हो जाने की फिक्र क्यों? ये जानने के लिए न्यूज नेशन के रिपोर्टर घर लौटते इन मजबूरों के बीच पहुंचे। मुंबई, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई वायरस की सेकेंड वेव का शिकार हो चुकी है। आंशिक लॉकडाउन है, कई पाबंदियां हैं, बावजूद इसके पूरा लॉकडाउन नहीं लगाया गया है। तो फिर सवाल ये कि मुंबई से लोग क्यों बड़ी तादाद में घरों को लौट रहे हैं? ये समझने के लिए न्यूज नेशन रिपोर्टर विकास श्रीवास्तव पलायन की ग्राउंड रियलिटी समझने के लिए पहुंचे। अप्रत्याशित भीड़ इस समय जो है मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर दिख रही है। कतारों में लगकर लोग अपनी अपनी ट्रेनों को पकड़ रहे हैं। तो ऐसे काम वगैरह बंद हो गया, हम लोग यहाँ क्या करें, बेरोजगारी है और हम लोग खाएंगे क्या, इसीलिए हम लोग गाँव जा रहे हैं। अपने बेरोजगारी कब से आई है? लॉकडाउन का तो ऐलान अभी हुआ है 1 महीने से। 1 महीने से है, जब से पहले हंगामा हुआ कि लॉकडाउन लगेगा, अब से अब तक बंद है। सर हम बिहार जा रहे हैं, यहाँ हम लोग मुमरा में थे तो हम लोगों का हैंडवर्क का काम है और ये काम इस लॉकडाउन की वजह से बंद पड़ा। पैसा तो भाई समझ लो तो 3 महीना इधर आया हुआ गया, 1 रुपया भी नहीं मिला समझ लो तो, क्योंकि आगे मिला ही नहीं तो सेठ हम लोग क्या देगा। मुंबई को पूरी तरह बंद नहीं किया गया, बावजूद इसके लोगों के पलायन पर एक ही जवाब मिला, लॉकडाउन का डर। साल 2020 के लॉकडाउन की ये तस्वीरें शायद ही कोई भूल पाए। जनता कर्फ्यू से ही लोगों का पलायन शुरू हो गया था, लेकिन जब लॉकडाउन लगा तो रोजाना कमाकर रोटी खाने वालों के सब्र का बांध टूट गया। पेट की भूख ने मजबूर कर दिया। स्टेशन के बाहर लंबी लंबी कतारें नजर आईं। जिसको जो जरिया मिला वो घर गांव को लौट लिया। कहीं ट्रकों में भरकर कई परिवार वापस भाग रहे थे तो कुछ तो पैदल ही गरीबी के श्राप से बचने के लिए अपने घर को निकल पड़े। जब कोरोना का कहर कुछ कम हुआ तो एक बार फिर मजदूर मुंबई में जिंदगी को नई शुरुआत देने के लिए आए थे। लेकिन किसे पता था वक्त एक बार फिर सब कुछ पलट कर रख देगा। 2020 की ही तरह एक बार फिर मुंबई में
कोरोना के केस बढ़ने लगे। 2020 की ही तरह एक बार फिर बाजारों का सुनसान होना शुरू हुआ। रेहड़ी पटरी पर काम करने वालों को काम रोकना पड़ा। पिछले साल लॉकडाउन लगा था, इस बार कुछ पाबंदियां ही थी, लेकिन पाई पाई के लिए दिन रात जद्दोजहद करते इस तबके को ये मानो लॉकडाउन का इशारा लगा और फिर शुरू हो गया पलायन का सिलसिला। मुंबई के हालात पलायन के विस्फोट जैसे नजर आए। क्या देश के दूसरे शहरों में भी हालात और वजह ऐसी ही है? ये जानने के लिए हम आगे बढ़े। दिल्ली में भी कोरोना का इन्फेक्शन तेजी से बढ़ रहा है और दिल्ली में बाहर से आने वाले मजदूरों को नाइट कर्फ्यू से बड़े लॉकडाउन का सिग्नल लग रहा है। दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर अचानक घर लौटने वालों की संख्या बढ़ने लग गई है। चाहे कोई भी ट्रेन में, लोग बस घर ले जाने वाले सफर पर निकलना चाहते हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। इस समय हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और बताया ये जा रहा है कि रेलवे स्टेशन पे जो बड़ी संख्या में लोग हैं वो यहाँ से पलायन कर रहे हैं, खासतौर पे अपने अपने घरों में जा रहे हैं। वो लोग जो रात्रि नौकरी करते थे या फिर मजदूर पेशा थे और खासतौर पे उनका गुजारा रोजाना की दिहाड़ी से चलता था। साल 2020 में आंखें नम कर देने वाले पलायन की गवाह दिल्ली भी बनी थी, जब राजस्थान, पंजाब, हरियाणा से हजारों मजबूर पैदल ही गुर्बत से बचने के लिए निकल पड़े थे। दिल्ली से गुजरते हाईवे पर लंबी लंबी कतारें नजर आती थीं। कहीं पिता रिक्शे में परिवार को लेकर 2 वक्त की रोटी हासिल करने चल निकले थे, तो कहीं माएं अपने आंचल में बच्चों को तपते सूरज से बचाती नजर आती थी। रास्ते में कोई कुछ खाने को देता तो पेट भर लेते, वरना गीला कपड़ा बांधे कदम दर कदम मुश्किल भरी राह को पार करने की कोशिश करते थे। सिर्फ दिल्ली और मुंबई ही नहीं, बल्कि गाजियाबाद और जयपुर जैसे बड़े शहरों से भी पलायन की ये दिल दुखाती तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। मानो डरा सहमा एक रेला सा है, जिसका सिर्फ एक मकसद है, आने वाले कल तक खुद को जिंदा रखना। हो सकता है कुछ लोग इस पलायन को बेबुनियाद डर करार दें। कोई शायद ये भी कहते, जब लॉकडाउन लगा ही नहीं तो ऐसी अफरा तफरी क्यों? लेकिन एक कड़वा सच है जो सबको कबूलना पड़ेगा। सच ये कि समाज की लापरवाही की कीमत ये मजबूर भर रहे हैं। कम पढ़े लिखे, कम संसाधन वाले इस तबके को कहां पता होता है कोविड से कैसे बचना है, लेकिन जिनको पता था उन लोगों ने लापरवाही बरती, मास्क छोड़ा, पार्टियां मनाई। कोरोना फैल गया, जिनकी जेब में पैसा था वो इलाज करा रहे हैं। पाबंदी और आंशिक लॉकडाउन से भी निपट लेंगे, लेकिन 2 जून की रोटी को तरसने वाले ये मजबूर, इनके पास तो एक ही रास्ता है, इनका गांव, इनका घर, जहां शायद पैसा ना हो लेकिन रोटी तो मिल जाएगी ही। टीम न्यूज़ नेशन। और पूरे देश में चिंता है कि आखिर कोरोना जिस रफ्तार से बढ़ रहा है कैसे इससे निपटा जाए, और इस बाबत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। सुस्त नजर आ रहा है। ऐसे में कोरोना के केसेस की इस अचानक बढ़ोतरी ने मुश्किलें ज्यादा पैदा की है। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए फिर से युद्ध स्तर पर काम करना आवश्यक है। साथियों, इन तमाम चुनौतियों के बावजूद हमारे पास पहले की अपेक्षा बेहतर अनुभव है, पहले की अपेक्षा अच्छे संसाधन है और अब एक वैक्सीन भी हमारे पास है। जन भागीदारी के साथ साथ हमारे परिश्रमी डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स, हेल्थ केयर स्टाफ ने स्थिति को संभालने में बहुत मदद की और आज भी कर रहे हैं। आप सभी में अपने पहले के अनुभवों का प्रभावी ढंग से उपयोग अपेक्षित है। अब आप कल्पना कीजिए कि गत वर्ष इन दिनों में हमारे हाल क्या थे। हमारे पास टेस्टिंग लैब नहीं थे, इवन मास्क कहां से मिलेगा ये भी एक चिंता का विषय था, पीपी किट नहीं था, और उस समय हमारे लिए बचने का एकमात्र साधन बचा था लॉकडाउन, ताकि हम व्यवस्थाओं को एकदम से जितना तेजी से बढ़ा सके और वो हमारी स्ट्रेटेजी काम आई। हम व्यवस्थाओं को बना सके, संसाधन खड़े कर पाए, हमारी अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाई, दुनिया से जहां से प्राप्त कर सकते कर पाए और लॉकडाउन के समय का हमने उपयोग किया।
लेकिन आज जो स्थिति है, आज जब हमारे पास सब संसाधन है, तो हमारा बल, और ये हमारे गवर्नेंस की कसौटी है, हमारा बल माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर होना चाहिए। छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन पे सबसे ज्यादा होना चाहिए। जहां पर रात्रि कर्फ्यू का प्रयोग हो रहा है, वहां मेरा आग्रह है कि उसके लिए शब्द प्रयोग हमेशा करें, कोरोना कर्फ्यू, ताकि कोरोना के प्रति एक सजगता बनी रहे। कुछ लोग ये इंटेलेक्चुअल डिबेट करते हैं कि क्या कोरोना रात को ही आता है। हकीकत में दुनिया ने भी ये रात्रि कर्फ्यू के प्रयोग को स्वीकार किया है, क्योंकि हर व्यक्ति को कर्फ्यू समय होता है तो याद आता है कि हाँ, मैं कोरोना काल में जी रहा हूं, और बाकी जीवन व्यवस्थाओं को कम से कम प्रभाव होता है। हाँ, अच्छा होगा कि हम कोरोना कर्फ्यू रात को 9 बजे शुरू करें या रात को 10 बजे शुरू करें और सुबह 5-6 बजे तक चलाएं, ताकि बाकी व्यवस्थाओं को प्रभाव ज़्यादा न हो। और इसलिए उसको कोरोना कर्फ्यू के नाम से ही प्रचलित करें। और कोरोना कर्फ्यू एक प्रकार से लोगों को एजुकेट करने के लिए काम आ रहा है, अवेयरनेस के लिए काम आ रहा है, तो हमने इसके तरफ ध्यान देने के। लेकिन मैंने पहले कहा, अब हमारे पास व्यवस्था इतनी हो चुकी है, माइक्रो कंटेनमेंट जोन, उसी पर बल दीजिए, आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। हाँ, उसमें जरा सरकार को थोड़ी मेहनत ज़्यादा पड़ती है, गवर्नेंस को टाइट रखना पड़ता है, हर चीज़ को माइन्यूटली ऑब्जर्व करना पड़ता है, लेकिन ये मेहनत रंग लाएगी, ये मुझ पर विश्वास कीजिए। दूसरी बात है, हमने पिछली बार कोविड का आंकड़ा 10 लाख एक्टिव केसेस से 1.25 लाख तक नीचे लाकर दिखा दिया था। ये जिस रणनीति पर चलते हुए संभव हुआ, वो आज भी उतने ही सटीक है। और मजा देखिए, उस समय सफलता हम ही लोगों ने पाई थी, तब संसाधन भी कम थे। आज तो संसाधन ज्यादा है और अनुभव भी ज्यादा है, और इसलिए हम इस पीक को बहुत तेजी से नीचे ला सकते हैं, पीक को ऊपर जाते रोक भी सकते हैं। और अनुभव कहता है कि टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और कोविड मैनेजमेंट, इन्हीं चीजों पर हमें बल देना है। और आप देखिए, अब एक विषय ऐसा आया है, मैं आप सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि आप अपने राज्य की मशीनरी के द्वारा थोड़ा अगर एनालिसिस करें, सर्वे करें, और एक सवाल का जवाब हमें मिल सकता है क्या, मैं इसको सवाल के रूप में कह रहा हूं। होता क्या है कि इन दिनों कोरोना में, ये थोड़ा वेरिफिकेशन का विषय है, लेकिन आप भी उसको राज्य में करवा सकते हैं। पहले कोरोना के समय क्या होता था, हल्के फुल्के सिम्टम्स भी लोग डर जाते थे, तो तुरंत एक्शन लेते थे। दूसरा, इन दिनों बहुत पेशेंट असिम्टोमेटिक है, और उसके कारण उनको लगता है तो ऐसे ही थोड़ा जुकाम हो गया, ऐसा हो गया, कभी कभी तो वो भी नजर नहीं आता, और उसके कारण वो परिवार में पहले की तरह ही जिंदगी जीते हैं, और परिणाम स्वरूप पूरा परिवार लपेट जाता है, और फिर इंटेंसिटी बढ़ती है, तब हमारे ध्यान आता है। जो आज परिवार जो इसमें लपेट में आ रहे हैं, उसका मूल कारण है शुरुआत एसिम्टोमेटिक से होती है और केयरलेस होती है। उसका उपाय क्या है? उसका उपाय है प्रोएक्टिव टेस्टिंग। हम जितना ज़्यादा टेस्टिंग करेंगे तो एसिम्टोमेटिक जो पेशेंट होगा वो भी ध्यान में आ जाएगा, तो परिवार में होम क्वारंटाइन वगैरह ढंग से कर लेगा। वो परिवार के साथ जैसे नॉर्मल जिंदगी जीता है वो नहीं जिएगा, और इसलिए पूरा परिवार जो आज सब लपेट में आ जाता है उसको हम बचा सकते हैं। और इसलिए हम अभी चर्चा जितनी वैक्सीन की करते हैं उससे ज़्यादा चर्चा हमें टेस्टिंग की करने की ज़रूरत है, बल टेस्टिंग पर देने की ज़रूरत है। और हमने सामने से टेस्टिंग के लिए जाना है, उसको तकलीफ हो और फिर टेस्टिंग करने के लिए आए और फिर उसको पॉजिटिव नेगेटिव मिल जाए, और वो मैं समझता हूँ क्रम हमारे लिए थोड़ा बदलना पड़ेगा।
हमारे पास वायरस को कंटेन करने के लिए एक अहम तरीका है कि हम ह्यूमन होस्ट को कंटेन करें। मैंने पहले भी कहा था, ये कोरोना एक ऐसी चीज है कि जब तक आप उसको लेकर के नहीं आओगे घर में नहीं आता है। और इसलिए ह्यूमन सोर्स जो है हर एक को हमने जागरूक करना पड़ेगा, उसने नियमों का पालन करना होगा, ये बहुत आवश्यक है। और निश्चित तौर पर इसमें टेस्टिंग और ट्रैकिंग की बहुत बड़ी भूमिका है। हम टेस्टिंग को लाइट न लें। टेस्टिंग को हमें हर राज्य में इतना बढ़ाना होगा कि पॉजिटिव रेट कैसे भी करके 5% के नीचे ला करके रख जाए। और आपको याद होगा, शुरू में जब कोरोना की खबरें आने लगी तो हमारे यहाँ कंपटीशन होने लगी। वो राज्य तो निकम्मा है, वहाँ बहुत बढ़ गया, फलाना राज्य बहुत अच्छा कर रहा है, राज्यों की आलोचना करना बड़ा फैशन हो गई थी। तो पहली मीटिंग में मैंने आप सबसे कहा था कि संख्या बढ़ने से आप जरा भी चिंता मत कीजिए, उसके कारण आपका परफॉर्मेंस बुरा है, प्रेशर में मत रहिए, आप टेस्टिंग पर बल दीजिए। और वो बात मैं आज भी कह रहा हूँ, संख्या ज़्यादा है इसलिए आप गलत कर रहे हैं, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप टेस्टिंग ज़्यादा करते हैं, उसके कारण पॉजिटिव केस नज़र आते हैं, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता वही है। और जो आलोचना करने वाले हैं, थोड़े दिन आलोचना सुननी पड़ेगी, लेकिन रास्ता तो टेस्टिंग का ही है। टेस्टिंग के कारण आंकड़ा बड़ा आ जाता है, आने दीजिए। उसके कारण कोई राज्य अच्छा है, कोई राज्य बुरा है, ऐसा मूल्यांकन का तरीका ठीक नहीं है। और इसलिए मेरा आपका आग्रह है कि इस प्रेशर से बाहर निकल जाइए, टेस्टिंग को बल दीजिए। भले पॉजिटिव केस ज़्यादा आते हैं, आने दीजिए, लेकिन उसी का तो हम उपाय कर पाएंगे। और हमारी टारगेट 70% 70% RT-PCR टेस्ट करने का है। कुछ जगह से मेरे पास खबर आई है, मैंने वेरीफाई नहीं किया है, कि कुछ लोग जो RT-PCR टेस्ट कर रहे हैं उसमें जो सैंपल लेते हैं उसमें बहुत लेथार्जिक है, ऐसे ही मुंह के आगे ही से सैंपल ले लेते हैं। ऐसा है, बहुत गहरे जाकर के सैंपल लिए बिना रियल रिजल्ट मिलता ही नहीं है। अगर आपने ऊपर से ले लिया मुंह में थोड़ा सा डाल करके, तो जो रिजल्ट आएगा वो तो नेगेटिव ही आने वाला है। और इसलिए जब तक सुई को अंदर डाल करके सैंपल नहीं लेते हैं, जिन राज्यों में ये हो रहा है इसको रोकने के लिए कोशिश कीजिए। भले पॉजिटिव केस बढ़े, चिंता मत कीजिए, लेकिन पॉजिटिव केस होगा तो ट्रीटमेंट होगा, लेकिन वो नहीं होगा तो घर में फैलाता रहेगा, पूरे परिवार को, पूरे मोहल्ले को, पूरे टेनामेंट को, सबको लपेट लेगा। हमने पिछली मीटिंग में भी इस पर चर्चा की थी कि RT-PCR टेस्ट बढ़ाने की ज़रूरत है। और फिर मैं कहता हूं कि प्रॉपर सैंपलिंग और प्रॉपर होना चाहिए। आपने देखा होगा, कुछ लैब सबको निगेटिव दे रही हैं, कुछ लैब सबको पॉजिटिव दे रही है, तो ये तो अच्छी चित्र नहीं है। तो कहीं कुछ कमी है, और ये गवर्नेंस के माध्यम से हम लोग चेक करना होगा। कुछ राज्यों को इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की जरूरत होगी, लेकिन इसे जितनी तेजी से करेंगे उतना ही मददगार होगा। लैब्स में शिफ्ट बनाने की जरूरत करनी है, तो मैं समझता हूं इसे भी किया जाना चाहिए। साथ ही मैंने जैसे पारण में कहा, कंटेनमेंट जोन्स में टेस्टिंग पर हमें बहुत बल, जिस कंटेनमेंट जोन तय करें उसमें एक भी व्यक्ति टेस्टिंग के बिना रहना नहीं चाहिए। आप देखिए, आपको परिणाम फटाफट मिलना शुरू हो जाएगा। साथियों, जहां तक ट्रैकिंग का प्रश्न है, प्रशासनिक स्तर पर हर इन्फेक्शन के हर कॉन्टैक्ट को ट्रैक करना, टेस्ट करना और कंटेन करना, इनमें बहुत तेजी की जरूरत है। 72 आवर्स में कम से कम 30 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से हमारा टारगेट कम नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति का खबर आया तो उसके 30 संबंधित लोगों जो भी मिले हैं उसको हमने करना ही पड़ेगा। कंटेनमेंट जोन की भी सीमाएं स्पष्ट होनी चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए। पूरे के मोहल्ले इलाके के इलाके, ऐसा मत करो।
अगर 2 फ्लैट हैं, एक इमारत में 6 मंजिला है, तो फिर उतनों को ही करो। बगल का टावर है उसको बाद में देखो। अदरवाइज क्या होगा कि हम सब के सब सरल मार्ग यही है कि मेहनत कम पड़ती है, ये कर दो, उस दिशा में मत जाइए। आप सब इस दिशा में सक्रिय हैं, बस हमारी सतर्कता में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, यही मेरा आग्रह रहेगा। हमें ये सुनिश्चित करना है कि कोविड फटीग के चलते जमीन तक जाते जाते प्रयासों में सुस्ती किसी भी प्रकार से नहीं आने देनी है। कई राज्यों में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को पीरियोडिकली क्रॉस चेक करने के लिए भी टीम्स बनाकर काम किया है, इसके अच्छे नतीजे मिले हैं। हम सबको ये भी अनुभव है कि जहां कंटेनमेंट जोन में हेल्थ मिनिस्ट्री की एसओपीज का, और मैं मानता हूं ये एसओपी बड़े अनुभव से तैयार हुई है और समय समय पर उसको अपग्रेड किया गया है, उस एसओपी का प्रभावी पालन हो रहा है, वहां बहुत अच्छी सफलता मिल रही है। इसलिए मेरा ये सुझाव जरूर होगा कि इस और विशेष ध्यान दिया जाए। साथियों, हमने चर्चाओं के दौरान अभी मोर्टालिटी रेट पर चिंता जताई, ये कम से कम रहे, इन पर भी हमें बहुत जोर देना है। और उसका मूल कारण यही है कि वो रूटीन लाइफ जीता है, मामूली बीमारी ऐसा मान लेता है, पूरे परिवार में फैला देता है और फिर एक स्थिति बिगड़ने के बाद अस्पताल तक आता है, फिर टेस्टिंग होता है और तब चीज़ें हमारे हाथ से निकल जाती है। हमारे पास हर हॉस्पिटल में डेथ एनालिसिस की जानकारी होनी चाहिए, किस स्टेज में बीमारी का पता चला, कब एडमिशन हुआ, मरीज को कौन कौन सी बीमारियां थी, मृत्यु के पीछे अन्य क्या फैक्टर्स रहे। ये डाटा जितना कॉम्प्रिहेंसिव होगा, हमें उतने ही जीवन बचाने में बहुत आसानी होगी। साथियों, मैं आपकी भी जानकारी में है कि एम्स दिल्ली हर मंगलवार और शुक्रवार को इस विषय पर वेबिनार आयोजित करते हैं और देश भर के डॉक्टर्स उनसे जुड़ते हैं। ये लगातार होते रहना चाहिए। सभी राज्यों के अस्पताल इनसे जुड़ते रहें। जो नेशनल क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल चल रहा है, उनकी जानकारी सबको रहे, ये भी जरूरी है। और ये लगातार कम्युनिकेशन की व्यवस्था है। जो मेडिकल फैकल्टी के लोग हैं, उनको उन्हीं की भाषा में उन्हीं को लोग समझाएं, इसका प्रबंध है, इसका लाभ लेना चाहिए। इसी तरह एम्बुलेंसेस, वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी की भी लगातार समीक्षा आवश्यक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ ऐलान किया कि दूसरी जो वेव है कोरोना संक्रमण की, वो पहले से कहीं ज्यादा घातक है। कोरोना कर्फ्यू नाम दिया है अब नाइट कर्फ्यू को, और साथ ही ये भी स्पष्ट कर दिया कि लॉकडाउन नहीं होगा, लेकिन माइक्रो मैनेजमेंट होगा। माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो है वो बनाए जाएंगे और कहा है टेस्टिंग राज्य सही से करें, झूठी नंबर्स ना दिखाएं, नंबर बढ़ते हैं तो बढ़ने दें, टेस्टिंग सही से हो, क्योंकि उसी से कोरोना रुकेगा। रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, जल्द लौटते हैं।